डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल लास्ट वाली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे इतने सारे एलिमेंट्स हैं उनको क्लासीफाई करने के लिए सबसे पहले डोबे राइनर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने थ्री एटम्स के रूप में अपने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था, ग्रुप किया था, जिसको हम डोबे राइनर का ट्रेड भी कहते हैं। और उसके बाद फिर हमने न्यूलैंड्स का जो लॉ था उसके बारे में हमने स्टडी किया कि जो न्यूलैंड्स साइंटिस्ट थे उन्होंने अपना एक लॉ लिया, उन्होंने बताया, उन्होंने 8 के ग्रुप में अपने एटम्स को क्लासीफाई किया। उन्होंने बताया कि जो हमारा फर्स्ट एटम होता है और जो हमारा 8th एटम होता है उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो सिमिलर होती है। तो ये हमने न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बारे में डिस्कस किया था। तो दिस इज़ द न्यूलैंड्स लॉ। ये हमने डिस्कस किया था यहाँ पे लास्ट वाले वीडियो में। तो इसमें हमने पढ़ा था कि फर्स्ट एटम और 8th एटम की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी हमारी सिमिलर होती हैं। इसके बाद फिर हमने कुछ लिमिटेशंस भी इसमें पढ़ी थी, न्यूलैंड्स की क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज़ द मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। Mendeleev periodic table. After the rejection of Newland's law of octaves, many scientists continued to search for a pattern that correlated the properties of elements with their atomic masses. न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ने क्या किया था, उन्होंने अपने जो एटम्स थे उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के केस में वो क्लासीफाई किया था। जैसे जैसे आपके जो एटॉमिक मास हैं वो इंक्रीज़ करते जाते हैं, वैसे ही न्यूलैंड्स ने अपने इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेस पे एटम्स को अरेंज किया था। ऐसे ही बहुत सारे साइंटिस्ट ने फिर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेस पे ही प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को कोरिलेट करने की कोशिश की। बहुत सारे साइंटिस्ट ने उनको कोरिलेट करने की कोशिश की। द main credit for classifying the element goes to the Dmitry Ivanovich Mendeleev, who is a Russian chemist. He was the most important contributor to the early development of a periodic table of elements, wherein the elements were arranged on the basis of their fundamental property, the atomic mass, and also the similarity of the chemical properties. तो जो मेंडेलीव जो था, जो एटम्स को क्लासीफाई करने का जो सबसे मेन कंट्रीब्यूशन जाता है वो एक रशियन केमिस्ट को जाता है जिनका नाम है दमित्री इवानोविक मेंडेलीव। उन्होंने जो है अपना मेन कंट्रीब्यूशन दिया एटम्स को क्लासीफाई करने के लिए, और उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल भी बनाई। पीरियोडिक एलिमेंट को उन्होंने क्लासीफाई करने के लिए कौन से बेसिस पे उन्होंने क्लासीफाई किया, उन्होंने जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी उनको क्लासीफाई करने के लिए यूज़ की वो थी एटॉमिक मास की। एक तो उन्होंने जो एटम्स को क्लासीफाई किया वो एटॉमिक मास के बेस पे किया, और उनके साथ साथ उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, सिमिलैरिटीज़ ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो उन्होंने एटॉमिक मास के बेस पे तो एटम्स को क्लासीफाई किया ही किया, साथ में उन सारे एटम्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको भी मेंडेलीव ने ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंटली। उन्होंने इतने सारे जितने भी एटम हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व किया, उसका रिकॉर्ड किया, और उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल फाइंड आउट की जिसको हम मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल कहते हैं। When Mendeleev started his work, when Mendeleev started his work 63 एलिमेंट्स वर नॉन। तो जो मेंडेलीव ने अपना वर्क स्टार्ट किया तो कितने एलिमेंट हमारे नॉन थे, ओनली 63 एलिमेंट्स वर नॉन। ही एग्जामिन्ड द रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो मेंडेलीव ने क्या किया कि जितने भी एलिमेंट थे उनके एटॉमिक मास का, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सभी चीज़ों में उन्होंने रिलेशनशिप को एग्ज़ामिन किया, उनके क्या क्या रिलेशनशिप होता है। यानी कि जितने भी कितने एलिमेंट थे उस टाइम पे, मेंडेलीव के टाइम पे जब उन्होंने काम करना स्टार्ट किया 63 एलिमेंट थे। तो 63 एलिमेंट्स के उनके एटॉमिक मास को फाइंड आउट करना, उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को एग्ज़ामिन करना, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एग्ज़ामिन करना, बाद में फिर सभी के बीच में
कौन किस किस की एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर है, किसकी डिफरेंट है, तो यानी कि सभी को फिर उनको एग्जामिन करना। तो ये सारा काम जो है फिर मेंडलीफ ने किया था। मेंडलीफ कंसंट्रेटेड ऑन द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स विद द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो मेंडलीफ ने जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेक करने के लिए जो एटम यूज़ किए वो कौन से थे, वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन थे। मेंडलीफ ने केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेक करने के लिए जो एटम फाइंड आउट किए, जो एटम यूज़ किए वो थे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो मेंडलीफ ने ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का इस्तेमाल क्यों किया? ही सेलेक्टेड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज दे आर द वेरी रिएक्टिव एंड फॉर्म कंपाउंड्स विद मोस्ट एलिमेंट। क्योंकि उन्होंने एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेक करने के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का इस्तेमाल इसीलिए किया क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो होते हैं दे आर वेरी रिएक्टिव, वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और मोस्टली वो सभी एलिमेंट के साथ में कोई ना कोई रिएक्शन करके कोई ना कोई केमिकल कंपाउंड बनाते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं वो वेरी रिएक्टिव होते हैं और जितने भी हमारे 63 एलिमेंट्स थे उस टाइम पे, तो सभी के साथ ये कोई ना कोई केमिकल कंपाउंड बनाते थे या सबके साथ में ये केमिकल रिएक्शन करते थे। द फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड The formula of hydride and oxides formed by an element was treated as one of the basic properties of an element for its classification। तो जब भी कोई एटम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता था तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके वो क्या बनाता था? हाइड्राइड बनाता था। और जब भी कोई एटम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता था तो वो क्या बनाते थे? ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके वो ऑक्साइड बनाते थे। ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाते थे। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हाइड्राइड कंपाउंड बनते थे और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड कंपाउंड जो है वहाँ पे बनते थे। तो उनके साथ जो बनने वाले कंपाउंड थे, ठीक है, तो एलिमेंट जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हाइड्राइड बनाएंगे या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाएंगे, तो उनकी बेसिक प्रॉपर्टी को ही उन्होंने क्लासिफिकेशन के लिए मेंडलीफ ने इस्तेमाल किया कि जो भी एटम है, जो भी एलिमेंट है, जो 63 एलिमेंट थे वो कैसा हाइड्राइड बना रहे हैं और कैसा ऑक्साइड बना रहे हैं, उनकी सिमिलैरिटी के हिसाब से ही उन्होंने फिर एलिमेंट का क्या किया? क्लासिफिकेशन किया। ही देन टुक 63 cards and on each card he wrote down the properties of one element। तो उन्होंने क्योंकि 63 एलिमेंट थे उस टाइम पे, तो उन्होंने 63 कार्ड्स लिए। 63 कार्ड्स पे हर कार्ड पे उनकी जो प्रॉपर्टी है, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, उनकी प्रॉपर्टी को लिखते गए। ही sorted out the elements with the similar properties एंड पिन द कार्ड टुगेदर ऑन द वॉल। तो पहले उन्होंने ऐसे 63 कार्ड्स लिए, तो जितने हमारे पास 63 एलिमेंट थे उनकी जो भी केमिकल रिएक्शन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में हो रही थी उनको अलग अलग कार्ड्स पे लिखा। 63 कार्ड्स पे सबकी प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग लिखा। फिर उनको देखा कि कौन से कार्ड की प्रॉपर्टी जो है किस कार्ड से मैच हो रही है। मान लो इस कार्ड की प्रॉपर्टी इस कार्ड के साथ मैच हो रही है, तो उनको फिर इकट्ठा करने का भी उन्होंने काम किया, क्लासीफाई करने का भी काम किया। इस तरीके से ही ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट गॉट प्लेस इन अ पीरियोडिक टेबल एंड वर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। तो मेंडलीफ ने ये ऑब्जर्व किया कि जितने भी 63 एलिमेंट थे, सारे के सारे जो एलिमेंट्स थे उनको कहाँ पे जगह मिल गई? उनको मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में जगह मिल गई। और उन्होंने किस उस पर उन्होंने अरेंज किया था? उन्होंने जो एटम्स को अरेंज किया था इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेस पे उनको क्लासीफाई किया था। यानी कि जिसका एटॉमिक मास कम है वो सबसे पहले आएगा और फिर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की ऑर्डर पे उन्होंने अपने जितने भी एलिमेंट हैं उनको क्लासीफाई किया। इट वाज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट देयर अकर्स ए पीरियोडिक रीअकरेंस एलिमेंट्स विथ सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि बहुत सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है एलिमेंट्स की वो बार बार आपकी क्या हो रही है? बार बार आपकी रिपीट हो रही है। एटम्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ एटम्स की वो पर्टिकुलर टाइम के बाद में जो हैं वो आपकी रिपीट होती हैं। एंड ऑन द
ऑन दिस बेसिस मेंडेलीफ फॉर्मुलेटेड ए पीरियोडिक टेबल, इसी के बेस पे ही मेंडेलीफ ने अपनी एक पीरियोडिक टेबल बनाई which states that properties of element are periodic function of their atomic masses। तो ये जो पॉइंट है ये अब बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस मेंडेलीफ फॉर्मुलेटेड ए पीरियोडिक टेबल, मेंडेलीफ ने एक पीरियोडिक टेबल बनाई और वो कौन से बेसिस पे बनाई, उन्होंने उसका क्राइटेरिया क्या रखा, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, यानी कि जो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उनके एटॉमिक मासेस पे डिपेंड करती हैं, एटॉमिक मासेस का पीरियोडिक फंक्शन होती हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं एटम्स की, एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो उनके एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है। प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं एलिमेंट्स की वो उनके एटॉमिक मास पे डिपेंड करती हैं और दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मेंडेलीफ पीरियोडिक टेबल कंटेन्स वर्टिकल कॉलम। तो मेंडेलीफ की पीरियोडिक टेबल में कुछ वर्टिकल कॉलम थे जिनको हम ग्रुप्स कहते हैं और कुछ उसमें हॉरिजॉन्टल रोज थी जिनको हम पीरियड्स कहते हैं। तो जो वर्टिकल कॉलम है, इस तरीके के जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उनको हम ग्रुप कहते हैं और जो हॉरिजॉन्टल कॉलम होते हैं, ये वाले कॉलम हॉरिजॉन्टल है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम पीरियड्स कहते हैं। तो जो वर्टिकल कॉलम है उनको ग्रुप कहा जाता है और जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है उनको पीरियड्स कहा जाता है। इसके बाद ये टेबल 5.4 में दिखाया गया है। तो दिस इज़ द मेंडेलीफ पीरियोडिक टेबल, दिस इज़ द मेंडेलीफ पीरियोडिक टेबल। तो ये मेंडेलीफ की जो है वो पीरियोडिक टेबल है, दिस इज़ मेंडेलीफ पीरियोडिक टेबल। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें कितने कॉलम्स दिए गए हैं। ठीक है, तो हम देखें कि यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें जो है कितने कॉलम्स हैं, इसमें जो है 8 कॉलम्स हैं, 8 कॉलम्स हैं और हम इनको क्या बोलेंगे, 8 कॉलम्स हैं। इसका मतलब जो वर्टिकल ग्रुप्स हैं इसमें, तो इसमें जो वर्टिकल ग्रुप्स है ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जो इसमें वर्टिकल ग्रुप्स हैं इसको हम क्या कहते हैं, रोज, या इनको हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा ठीक है, तो ये जो हमारे वर्टिकल कॉलम होते हैं, ये जो हमारे वर्टिकल कॉलम हैं, ठीक है, ये हमारे, इनको हम कहते हैं दीज आर द वर्टिकल कॉलम। और जो वर्टिकल कॉलम है इनको फिर हम क्या कहते हैं, ग्रुप। वर्टिकल कॉलम को हम क्या कहते हैं, ग्रुप। और जो ये वाले इस तरीके के ये जो हैं इनको हम क्या कहते हैं, ये इस तरीके का जो बना हुआ है इनको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल रो और इसको कहते हैं हम पीरियड्स, दीज आर द पीरियड्स। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारी मेंडेलीफ की पीरियोडिक टेबल है इसमें पहले हम देखते हैं कितनी रो हैं, कितने ग्रुप हैं इसमें। तो इसमें जो कितने ग्रुप्स हैं, इसमें हमारे ये जो ग्रुप्स हैं ये हमारे 8 ग्रुप्स हैं। तो देयर आर 8 ग्रुप्स इन द मेंडेलीफ पीरियोडिक टेबल। मेंडेलीफ की जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 8 वर्टिकल कॉलम है, यानी कि उसमें 8 ग्रुप्स हैं। और अगर हम पीरियड्स देखें तो अगर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ये देखें, पीरियड्स यहाँ से देखें तो यहाँ पे काउंटिंग जो स्टार्ट है यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल हैं ये कहाँ तक हैं आपके, ये 6 तक हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो मेंडेलीफ की पीरियोडिक टेबल है, मेंडेलीफ की पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप हैं, उसमें 8 ग्रुप हैं और उसमें 6 पीरियड्स हैं। तो ग्रुप्स का मतलब कि जो वर्टिकल कॉलम है वो ग्रुप्स हैं और पीरियड्स का मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये आपकी पीरियड्स हैं। तो इसमें 8 ग्रुप्स हैं और 6 इसमें पीरियड्स हैं। ठीक है, इसके बाद फिर इसमें सबसे पहले ये जो सारे एटम्स अरेंज किए गए हैं, तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है फिर ऑक्साइड और हाइड्राइड, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्साइड और हाइड्राइड। इसका मतलब कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वो कैसा कंपोनेंट बनाएगा और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके वो कैसा कंपोनेंट बनाएगा।
तो मेंडलीफ ने यही किया था, उसने ऑक्सीजन के साथ में जो भी एलिमेंट है वो कैसी केमिकल रिएक्शन कर रहा है और हाइड्रोजन के साथ में कैसी केमिकल रिएक्शन कर रहा है। तो ऑक्सीजन के साथ में जो कंपाउंड बनेगा उसको ऑक्साइड कहा गया और हाइड्रोजन के साथ में जो कंपाउंड बना उसको हाइड्राइड कहा गया। तो इसी के बेस पे फिर मेंडलीफ ने बताया कि हमारे जो ये अगर हम फर्स्ट रो को देखें, फर्स्ट ग्रुप को देखें, इस वाले फर्स्ट ग्रुप में देखें अगर हम ये ऐसे, तो इसके जो सबसे ऊपर यहाँ लिखा हुआ है, सबसे ऊपर जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है हमारा R2O और यहाँ पे लिखा हुआ है RH। हम फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं, फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके इस तरीके का कंपाउंड बनाएंगे और हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करके इस तरीके का कंपाउंड बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम इस वाले फर्स्ट ग्रुप में कौन सा दिया हुआ है H, तो H जो है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके तो R की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे H2O। तो इस तरीके का ये बनाएगा। इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, मान लो सोडियम दिया हुआ है यहाँ पे, तो सोडियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके कैसे बनाएगा Na2O। ठीक है, इसी तरीके से पोटेशियम है यहाँ पे, तो पोटेशियम भी इसके साथ रिएक्शन करके कैसे बनाएगा, इस तरीके के जो कंपाउंड हैं वो इसमें बनेंगे। ठीक है, सिमिलरली ये सारे के सारे, इसका मतलब फर्स्ट ग्रुप में जितने भी सारे एटम हैं वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके कैसा कंपाउंड बनाएंगे R2O। तो R2 की जगह हाइड्रोजन भी हो सकता है। तो इस फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं वो इसकी जगह आएंगे। यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की जगह हम H2 लगा देंगे। जितने भी कंपोनेंट हैं वो सारे एलिमेंट जो हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। और अगर हम हाइड्रोजन के साथ, यानी कि फर्स्ट ग्रुप अगर हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कर रहा है, फर्स्ट ग्रुप अगर हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कर रहा है तो वो कैसा कंपाउंड बना रहा है RH। तो अगर हम H को देखें तो H जो है इसके साथ, तो ये हो जाएगा हमारा HH, और लिथियम इसके साथ बनाएगा तो ये हो जाएगा हमारा LiH, और अगर सोडियम हमारा बनाएगा तो ये हो जाएगा हमारा NaH, और अगर पोटेशियम बनाएगा तो ये हो जाएगा हमारा KH। तो इस तरीके से हमारा ये जो होगा, पहले ग्रुप के जो भी एलिमेंट होंगे वो इस तरीके से बनाएंगे। तो इसी तरीके से फिर हम देखते हैं कि मान लो हम ये वाला ग्रुप ले लेते हैं, थर्ड वाला ले लेते हैं, थर्ड वाला। तो थर्ड वाला के इसमें दिया गया है कि जो थर्ड वाले के एलिमेंट हैं वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके R2O3 का कंपाउंड बनाएंगे। तो इसी को हम पहले चेक कर लेते हैं। जैसे कि मान लो हमने इसका ले लिया, एक एल्यूमिनियम इस वाले ग्रुप में है, इस वाले ग्रुप में एल्यूमिनियम है, तो R2 की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे Al एल्यूमिनियम आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा Al2O3। तो इसका मतलब इस ग्रुप में, थर्ड ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके इस तरीके का कंपाउंड बनाएंगे। जैसे एल्यूमिनियम ने इस तरीके का कंपाउंड बनाया, ऐसे ही हम बाकी एटम्स के लिए भी लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम फिर हाइड्रोजन के साथ देखें तो हम यहाँ पे देखें कि ये हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करके कैसा कंपाउंड बना रहा है RH3। तो ये हाइड्रोजन के साथ में RH3, तो इसका मतलब अगर एल्यूमिनियम यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करेगा तो इसको हम कैसे लिखेंगे AlH3। सिमिलरली अगर ये बोरॉन है तो बोरॉन के साथ भी हम इसको कैसे लिखेंगे BH3। तो ये मेंडलीफ ने बताया था कि एक ही ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं वो सब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके किस तरीके के कंपाउंड बनाएंगे। तो इसका मतलब उन्होंने फिर हाइड्रोजन, मेंडलीफ ने क्या किया था कि जितने भी सारे एलिमेंट हैं वो हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे और ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने नोट किया, और जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर थी उन सबको उन्होंने एक ग्रुप में रख दिया। तो यानी कि फर्स्ट ग्रुप में आने वाले जितने भी एलिमेंट हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, तो ये सब ऑक्सीजन के साथ करके कैसा फॉर्मूला बनाएंगे, R2O का फॉर्मूला बनाएंगे, और हाइड्रोजन के साथ कैसा फॉर्मूला बनाएंगे, RH का फॉर्मूला बनाएंगे। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे सेकंड ग्रुप के देखें तो सेकंड ग्रुप जो है हमारा ये वाला है,
तो सेकेंड ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं, जैसे बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, तो ये सब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके RO बनाएंगे, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके RO बनाएंगे और हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करके RH2 बनाएंगे। तो इसी तरीके से मेंडलीफ ने जो है बहुत सारे एलिमेंट, उन्होंने कितने ग्रुप बनाए, यहाँ पे उन्होंने 8 ग्रुप बनाए। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारे एलिमेंट जो हैं यहाँ पे गिवन हैं। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे देख सकते हैं कि फोर्थ ग्रुप वाले जो है वो RO2 बनाएंगे और ये वाले जो हैं वो RH4 बनाएंगे। इसका मतलब अगर हम फोर्थ ग्रुप का हम एक और ट्राई कर लेते हैं। फोर्थ ग्रुप का अगर हम यहाँ पे ट्राई करें तो दिस इज़ द फोर्थ ग्रुप। तो फोर्थ ग्रुप के जो एलिमेंट हैं, जब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो उनका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, RO2 का फॉर्मूला होगा। इसमें फिर पहला एटम क्या दिया गया है, कार्बन। तो इसका मतलब कार्बन जब हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वो कौन सा कंपाउंड बनाएगा, इस तरीके का। सिमिलरली सिलिकॉन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो उसका फॉर्मूला भी क्या बनेगा, ये फॉर्मूला बनेगा। सिमिलरली अब इसमें हाइड्रोजन के साथ दिया गया है, यानी कि हाइड्रोजन के साथ जब ये कंपाउंड रिएक्शन करेंगे तो इनका जो फॉर्मूला होगा वो RH4 का होगा। अगर C करेगा इसके साथ में तो ये हो जाएगा हमारा CH4, और अगर सिलिकॉन इसके साथ में रिएक्शन करेगा तो ये हो जाएगा सिलिकॉन H4। तो मेंडलीफ ने ये हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले यहाँ पे, उनके फॉर्मूले का यहाँ पे जनरलाइज करके दिया है कि वो जो कंपाउंड है इनके साथ में रिएक्शन करके किस तरीके के जो केमिकल फॉर्मूले हैं उनको बनाएंगे। तो ये सारी मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल है। तो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल वाज इस्टेब्लिश्ड इन जर्मन जर्नल इन 1872 में इनकी ये जो पीरियोडिक टेबल थी ये पब्लिश हुई थी। उन्होंने इन द फॉर्मूला ऑफ 4 ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स एट द टॉप ऑफ द कॉलम, लेटर R ई यूज टू रिप्रेजेंट एनी ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द ग्रुप। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जो हमारी टेबल का जो टॉप है उस पर उन्होंने कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जो ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन के साथ जो रिएक्शन करके हाइड्राइड बनेगा उसका फॉर्मूला लिखा। और उन्होंने जो लेटर R यूज़ किया है, लेटर R का मतलब वो उस ग्रुप में से प्रेजेंट कोई भी एलिमेंट उस R की जगह हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे नोट दैट फॉर्मूला हाइड्राइड, कार्बन के लिए जो है वो CH4 है और उसमें टॉप पे क्या लिखा हुआ है, RH4, और जो उसका ऑक्साइड है वो RO2 लिखा हुआ है, जबकि उसका जो ऑक्साइड होगा वो CO2 होगा। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि इस तरीके के मेंडलीफ ने जो है ये फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हैं। इसका मतलब कि इस ग्रुप में आने वाले जितने भी एलिमेंट हैं वो इस तरीके का फॉर्मूला बनाएंगे और हाइड्रोजन के साथ में इस तरीके का फॉर्मूला बनाएंगे। जैसे फोर्थ ग्रुप में बताया है कि फोर्थ ग्रुप में जो फॉर्मूला बनेगा वो है, यहाँ पे जो फॉर्मूला है फोर्थ ग्रुप में RO2। इसका मतलब जब कार्बन यहाँ पे आएगा तो कार्बन इसके साथ फॉर्मूला बनाएगा CO2, और जब सिलिकॉन इसके साथ आएगा तो सिलिकॉन क्या फॉर्मूला बनाएगा, SiO2। सिमिलरली फिर यहाँ पे ये दिया हुआ है कि जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट तो ये कौन सा फॉर्मूला बनाएंगे, RH4 का। इसका मतलब जब C जो है इसके साथ रिएक्शन करेगा तो वो कैसा फॉर्मूला बनाएगा, CH4 का। तो इस तरीके से मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल में काफ़ी सारे, तो R का मतलब यहाँ पे ये है कि इस ग्रुप में प्रेजेंट होने वाला कोई भी एटम जो है वो यहाँ पे, कोई भी एलिमेंट जो है वो यहाँ पे आ सकता है। नेक्स्ट है अचीवमेंट ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की, जो हमारी मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल है उसकी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। नेक्स्ट इज द अचीवमेंट ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की, यानी कि मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल है उसकी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। While developing the periodic table, there was a few instances where Mendeleev has to place an element with slightly greater atomic mass before an element with a slightly lower atomic mass। तो मेंडलीफ ने क्या किया था कि बहुत सारे उन्होंने रिलेशन निकाला था कि एटॉमिक मासेस का और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के रिलेशन में, कि उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है और उनका जो एटॉमिक मास है उनकी सिमिलैरिटी जो है मेंडलीफ ने फाइंड आउट की थी। ठीक है, लेकिन इस सीक्वेंस में मेंडलीफ को कई बार क्या करना पड़ा कि जो ग्रेटर एटॉमिक मास वाला एटम है उसको
पहले रखना पड़ा, बिफोर, ठीक है, विद एन एलिमेंट ऑफ द स्लाइटली लोअर एलिमेंट। इसका मतलब इसमें मेंडलीव को, क्योंकि उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसको मैच करना है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को मैच कराने के लिए मेंडलीव को कई बार क्या करना पड़ा, जो ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले एटम हैं उनको पहले रखना पड़ा और जो कम एटॉमिक नंबर वाले हैं उनको बाद में रखना पड़ा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास है वो 58.9 है, उसको पहले रखा गया है निकिल से, और जबकि निकिल का जो एटॉमिक मास है वो 58.7 है, ठीक है। तो हाँ, क्योंकि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे है, तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से कोबाल्ट को बाद में आना चाहिए था और निकिल को पहले आना चाहिए था, क्योंकि निकिल का जो मास है वो कम है और कोबाल्ट का मास ज़्यादा है, तो निकिल को पहले आना चाहिए था और कोबाल्ट को, तो निकिल को जो है वो पहले आना चाहिए था और कोबाल्ट को जो है वो बाद में आना चाहिए था, क्योंकि कोबाल्ट का मास ज़्यादा है और निकिल का मास कम है। लेकिन मेंडलीव को ऐसा क्यों करना पड़ा, तो अगर हम यहाँ पे देखें इस वाले टेबल में, यहाँ पे इस वाले में मेंडलीव ने, ठीक है, तो कोबाल्ट का जो है एटॉमिक मास ज़्यादा है और निकिल का जो है वो एटॉमिक मास कम है, ठीक है। तो इस हिसाब से, क्योंकि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के मेंडलीव ने क्या किया है, उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से उनको क्लासीफाई किया है, तो निकिल को जो है वो पहले आना चाहिए था और कोबाल्ट को बाद में आना चाहिए था। लेकिन ये सब मेंडलीव ने क्यों किया है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को मैच करने के लिए कई बार मेंडलीव को ये करना पड़ा, ठीक है। जो थोड़े से ज़्यादा एटॉमिक मास वाले जो एटम्स थे उनको हल्के एटॉमिक मास वाले एटम से पहले ही रखना पड़ा, क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को मैच कराने के लिए। फर्दर मेंडलीव, उसके बाद मेंडलीव ने क्या किया, फर्दर मेंडलीव लेफ्ट सम गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप जो हैं वो भी छोड़े। इंस्टेड ऑफ लुकिंग अपॉन दीज गैस एज डिफेक्ट, मेंडलीव ब्रॉडली प्रिडिक्ट दैट एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट हैड सम डिस्कवर्ड एट दिस टाइम। ठीक है, तो मेंडलीव ने क्या बताया कि मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ जो है खाली स्पेस जो है वो छोड़ा हुआ था। जैसे कि अगर हम देखें कि ये वाला जो स्पेस है ये भी खाली है, ये वाला स्पेस जो है, ये वाला बॉक्स है ये भी खाली है, ये वाला जो बॉक्स है ये भी खाली है। तो मेंडलीव ने क्या किया था, मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे कुछ बॉक्सेस जो हैं वो खाली छोड़ दिए थे, क्योंकि मेंडलीव को पता था। तो ये जो खाली बॉक्स हैं ये मेंडलीव की एरर नहीं थी, क्योंकि जब मेंडलीव काम कर रहे थे तो उस टाइम पे कितने एलिमेंट नॉन थे, केवल 63 एलिमेंट ही नॉन थे, और मेंडलीव ने बोला था कि ये जो मैंने खाली जगह छोड़ी है ये कोई एरर नहीं है, बल्कि मेंडलीव को ये पक्का विश्वास था कि कुछ एलिमेंट्स की जो खोज है, डिस्कवरी जो है वो बाद में की जाएगी। तो ये मेंडलीव को विश्वास था, तो उन्हीं के लिए उसने अपनी पीरियोडिक टेबल में पहले ही खाली जगह को छोड़ दिया था, क्योंकि उस टाइम पे कुछ एलिमेंट जो थे वो डिस्कवर नहीं हुए थे। तो मेंडलीव को पक्का भरोसा था कि कुछ एलिमेंट जो हैं वो फ्यूचर में उनकी डिस्कवरी जो है वो होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मेंडलीव ने ऐसे संस्कृत वर्ड जो है एका से उनको प्रीसीडिंग एलिमेंट इन द सेम ग्रुप, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि फॉर इंस्टेंस जो हमारा स्कैंडियम है, गैलियम है और जर्मेनियम है, दे डिस्कवर्ड लेटर एंड हैव प्रॉपर्टीज़ सिमिलर टू एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन। एका का मतलब जो है यहाँ पे, एका का मतलब है यहाँ पे सिमिलर, एका का मतलब है यहाँ पे सिमिलर। तो यहाँ पे बताया गया है कि बाद में मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल बनने के बाद स्कैंडियम का जो एलिमेंट है उसकी खोज की गई थी, और इसकी जो प्रॉपर्टी थी, स्कैंडियम की जो प्रॉपर्टी है वो किसके सिमिलर है, स्कैंडियम की जो प्रॉपर्टी है वो एका बोरोन है। इसका मतलब स्कैंडियम की जो प्रॉपर्टी है वो किसके सिमिलर है, उसकी प्रॉपर्टी जो है वो बोरोन के सिमिलर है। यानी कि जिस तरीके की प्रॉपर्टी बोरोन की होगी वैसी ही प्रॉपर्टी जो है वो स्कैंडियम की होगी। और इसके बाद फिर बताया कि जो दूसरा एलिमेंट खोजा गया बाद में वो था हमारा गैलियम। तो गैलियम की जो प्रॉपर्टी है वो किसके बराबर है, किसके सिमिलर है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो एका एल्यूमिनियम है।
यानी कि गैलियम की जो प्रॉपर्टी होती है वो एल्यूमिनियम के जैसी होती है। तो जिस ग्रुप में हमारा एल्यूमिनियम होगा उसी ग्रुप में हमारा गैलियम का जो एटम है, एलिमेंट है, उसको भी हम प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि गैलियम की जो प्रॉपर्टी होती है वो किसके सिमिलर है, वो एल्यूमिनियम के सिमिलर है। सिमिलरली जो तीसरा एटम खोजा गया बाद में वो था हमारा जर्मेनियम, और जर्मेनियम की जो प्रॉपर्टी है वो किसके बराबर है, जर्मेनियम की प्रॉपर्टी जो होती है वो सिलिकॉन के बराबर होती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सिलिकॉन वाले ग्रुप में उसको रख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे फिर बताया प्रॉपर्टीज़ ऑफ एका एल्यूमिनियम, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एका एल्यूमिनियम, तो यहाँ पे बताया गया एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी जो है वो हमने बताया भी कि जो गैलियम की प्रॉपर्टी है वो एल्यूमिनियम के बराबर है। तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। तो एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 68 होता है। फिर फॉर्मूले में से हम देखते हैं, ये हमने फॉर्मूले में से देखा है कि जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है तो वो Al2O3 बनाता है, और जब वो ऑक्साइड के साथ, क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो वो AlCl3 बनाता है। तो सिमिलरली जिस तरीके की प्रॉपर्टी इसकी हैं एल्यूमिनियम की, सेम वैसी ही प्रॉपर्टी किसकी होगी, गैलियम की। तो ये जो गैलियम को डिस्कवर किया गया था, इसका जो एटॉमिक मास था वो 69.7 था, और जब इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया गैलियम ने, तो एल्यूमिनियम का भी यही फॉर्मूला है आपका Al2O3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Al2O3। ठीक है, और यहाँ पे तो फिर गैलियम का भी क्या होगा, गैलियम भी इसी तरीके की प्रॉपर्टी शो करेगा, तो ये भी कौन सा फॉर्मूला बनाएगा, Ga2O3। और फिर उन्होंने बताया कि जो क्लोरीन के साथ जब ये रिएक्शन करेंगे, तो क्लोरीन के साथ जब ये रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा क्लोरीन के साथ में, तो क्लोरीन जब एल्यूमिनियम जब क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया करता है तो वो बनाता है हमारा AlCl3। तो इसका मतलब जब गैलियम हमारा क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करेगा तो वो भी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा, और सेम फॉर्मूला जो है वो गैलियम भी क्लोरीन के साथ में बनाएगा। तो इस तरीके से फिर मेंडलीफ की ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि जो बाद में डिस्कवर किए गए एलिमेंट थे उनको भी पीरियोडिक टेबल में जगह मिल गई थी, और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी हम उनके पहले वाले एटम से हम उनको निकाल सकते थे। तो यहाँ पे हमने देखा दिस प्रोवाइडेड द एविडेंस फॉर बोथ करेक्टनेस, यानी कि जो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल है उसमें बहुत ही ज़्यादा करेक्टनेस थी और वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल थी मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल। फर्दर इट वाज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस ऑफ मेंडलीफ प्रिडिक्शन दैट केमिस्ट नॉट ओनली एक्सेप्ट हिज पीरियोडिक टेबल बट आल्सो रिकॉग्नाइज हिम। ठीक है, तो ये मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल की इतनी ज़्यादा करेक्टनेस थी और इतनी ज़्यादा यूज़फुल थी कि जो बहुत सारे साइंटिस्ट थे मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल को ही यूज़ करना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल जो है बहुत सारे साइंटिस्ट ने उनको मान लिया था, उनको मान्यता प्रदान की गई थी, उनको रिकॉग्नाइज किया गया था, और इसमें क्योंकि उन्होंने जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट वगैरह करके अपनी ये मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल को तैयार किया था। Noble gases like the helium, neon, argon have been mentioned in many contexts before this। तो जब मेंडलीफ अपनी पीरियोडिक टेबल पे काम कर रहे थे तो उस टाइम पे जो हमारी नोबल गैसेस होती हैं जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, तो उस टाइम तक इनकी डिस्कवरी नहीं की गई थी। तो इस तरीके की जो डिस्कवरी है बहुत ही लेट की गई थी, क्योंकि ये जो हमारी हीलियम, नियॉन और आर्गन गैस होती हैं ये इनर्ट होती हैं, यानी कि इनके जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, जैसे 288 या 28। तो यानी कि आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं ये कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, इसीलिए इनको ना तो इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन देने होते हैं, इसीलिए ये केमिकली इनएक्टिव होती हैं, किसी के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं करती, और इनकी जो प्रेजेंट इन एक्सट्रीमली लो कंसनट्रेशन इन एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर में जो इनकी कंसनट्रेशन होती है वो काफ़ी कम होती है। ठीक है, तो ये हमारा सब मेंडलीफ की अचीवमेंट थी। तो वन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल वाज दैट व्हेन दीज गैसेज वर डिस्कवर्ड दे कुड बी प्लेस्ड इन ए न्यू ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्डर। तो मेंडलीफ को ये पता था कि बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो बाद में डिस्कवर किए जाएंगे, और मेंडलीफ को ये भी पता था कि कुछ जो है वो पीरियोडिक
कुछ जो है वो हमारी नोबल गैसेस होती हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, तो ये बहुत ही इनर्ट होती हैं। तो मेंडलीफ ने क्या किया था, अपने इस तरीके के जो एटम्स के लिए उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में जो है वो खाली स्पेस जो है उन्होंने छोड़ दिया था। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे उन्होंने जो खाली स्पेस छोड़ा है अपनी पीरियोडिक टेबल में, तो यहाँ पे उन्होंने, यहाँ पे ये जो लास्ट वाला कॉलम है, ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कुछ जगह है, यहाँ पे उनको पता था कि जो हमारी इनर्ट गैसेस आएंगी, यहाँ पे हीलियम, नियॉन, आर्गन जो हमारी इनर्ट गैसेस होती हैं, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल जो हैं वो कम्प्लीटली फिल होते हैं, क्योंकि ये इनको ना तो इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, ना ही इनके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, ना ये इलेक्ट्रॉन देते हैं ना ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इसलिए ये बहुत किसी भी एलिमेंट के साथ में रिएक्शन नहीं करते। तो हमें पता नहीं चलता कि इनका नेचर जो होता है वो कैसा होता है। तो मेंडलीफ ने फिर क्या किया कि अपने लास्ट वाले ग्रुप को जो है उन्होंने खाली छोड़ दिया, लास्ट वाले ग्रुप को जो खाली छोड़ दिया कि जो भी नए एटम की खोज की जाएगी उनको कहाँ पे जगह मिले, उनको लास्ट वाले ग्रुप में जो है वो जगह मिले, और जो ये जो पहले वाले एटम प्लेस किए गए हैं इनके ऑर्डर में कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है, तो ये मेंडलीफ ने बहुत बड़ी ये जो अचीवमेंट थी मेंडलीफ की, कि उन्होंने ये जो कुछ लास्ट वाला जो ग्रुप था उसको खाली छोड़ दिया था, कुछ बहुत सारे बॉक्सेस जो हैं उनको भी खाली छोड़ दिया था, क्योंकि उनको पता था कि जो नोबल गैसेस हैं उनकी भी डिस्कवरी की जाएगी और जो भी नए एटम की खोज की जाएगी उनको लास्ट वाले ग्रुप में, जो भी नोबल गैसेस की खोज की जाएगी उनको लास्ट वाले ग्रुप में डाल दिया जाएगा। और इसकी वजह से जो ये पहले वाले ऑर्डर हमने ये जो लगाए हैं किसी भी एटम को उसकी जगह से डिस्टर्ब नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो अचीवमेंट थी मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल की, ठीक है, कि उन्होंने जो है अपने मेंडलीफ ने कुछ बॉक्सेस जो हैं उनको खाली छोड़ा, तो उनको पता था कि ये बॉक्सेस जो हैं वो एरर नहीं है, बल्कि बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं उनके बाद में डिस्कवर की जाएगी, और जैसे कि स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम जैसे एटम्स की खोज में बाद में की गई, और इनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सॉरी यहाँ पे आएगा बोरॉन के, स्कैंडियम की बोरॉन के बराबर, गैलियम की एल्यूमिनियम के बराबर, और जर्मेनियम की जो होती है वो सिलिकॉन के बराबर जो होती है इनकी प्रॉपर्टी होती है। तो उस वाले ग्रुप में हम इनको रख सकते हैं और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। और फिर इस तरीके से जैसे हमने देखा, और फिर मैं नोबल गैसेस के लिए भी जो है लास्ट वाला ग्रुप जो है वो खाली छोड़ दिया गया था, ताकि इनको बिना दूसरे एटम को डिस्टर्ब किए, इनको एग्जिस्टिंग ऑर्डर को डिस्टर्ब किए, इनको जो है नए ग्रुप में जगह दी जा सके। तो इसमें लास्ट है, इसमें फिर लिमिटेशन ऑफ मेंडलीफ क्लासिफिकेशन, की जो मेंडलीफ के क्लासिफिकेशन है उसमें एक लिमिटेशन थी कि मेंडलीफ में कमी भी थी, इसमें मेंडलीफ की जो क्लासिफिकेशन थी इसमें एक कमी भी थी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसमें क्या कमी थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन रिसेंबल्स दैट ऑफ द अल्कली मेटल, लाइक द अल्कली मेटल्स हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन सल्फर। तो यहाँ पे हम देखें तो जो मेंडलीफ हैं वो अपनी पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को जो है वो एक करेक्ट पोजीशन नहीं दे पाए थे, क्योंकि हम देखें, अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो यहाँ पे जो सोडियम है, सोडियम हमारी क्या है, एक मेटल है, सोडियम हमारी एक मेटल है जिसको हम क्या कहते हैं, एल्कली मेटल कहते हैं। सोडियम जो है वो हमारी एक मेटल है जिसको हम एल्कली मेटल कहते हैं। तो सोडियम क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करके NaCl बनाती है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके Na2O बनाती है, और सल्फ़र के साथ में रिएक्शन करके Na2S बनाती है। तो सेम जैसे बिहेवियर ये सोडियम मेटल ने शो किया है, वैसा ही सेम बिहेवियर हाइड्रोजन भी करता है। यानी कि हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा, HCl बनेगा, वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा तो H2O बनेगा, और सल्फ़र के साथ में रिएक्शन करेगा तो H2S बनेगा। तो जिस तरीके का बिहेवियर ये एल्कली मेटल दिखाती हैं उसी तरीके का बिहेवियर जो है वो हाइड्रोजन दिखाता है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन आपकी एक मेटल होनी चाहिए। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन की पोजीशन है वो कहाँ पे होनी चाहिए, जहाँ पे हमने मेटल को रखा है, मेटल के नज़दीक उसकी पोजीशन होनी चाहिए। लेकिन ऑन द अदर हैंड वो उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि जस्ट लाइक हेलोजन, हाइड्रोजन ऑल्सो एग्जिस्ट एज ए डाइएटोमिक मॉलिक्यूल एंड कंबाइंस विद द मेटल्स एंड नॉन मेटल टू फॉर्म द कोवेलेंट कंपाउंड।
ठीक है, तो ये उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जिस तरीके से हमारे हैलोजन होते हैं, हैलोजन क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे हैलोजन्स होते हैं। तो ये जो हमारे हैलोजन्स हैं, तो हाइड्रोजन भी जो है हैलोजन्स की तरह क्या करती है, ऑल्सो एग्जिस्ट एज ए डाइएटोमिक मॉलिक्यूल। तो ये हमारी डाइएटोमिक मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करती है। जैसे क्लोरीन को हम कैसे लिखते हैं, Cl2। ऐसे ही जो हमारी हाइड्रोजन है वो भी हमारी कैसे है, H2। हाइड्रोजन को भी हम कैसे लिख सकते हैं, ये भी हमारी डाइएटोमिक मॉलिक्यूल है। तो जिस तरीके से जो हमारे हैलोजन्स हैं वो डाइएटोमिक मॉलिक्यूल है, वैसे हाइड्रोजन जो है वो भी हमारी डाइएटोमिक मॉलिक्यूल है। और फिर दूसरी चीज़ हमने क्या देखी कि हाइड्रोजन जो है ये मेटल के साथ भी रिएक्शन करती है, नॉन मेटल के साथ भी रिएक्शन करती है, और ये कोवेलेंट कंपाउंड भी बनाती है। तो जो मेटल है वो कोवेलेंट कंपाउंड नहीं बना सकती। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हाइड्रोजन है वो डबल स्टैंडर्ड, डबल बिहेवियर शो करता है। तो अगर हम हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ को, क्योंकि ये मेटल है तो इसकी प्रॉपर्टी को अगर हम देखें तो ये मेटल की तरह प्रॉपर्टी शो कर रही है। तो यानी कि इसका मतलब हाइड्रोजन को जो एक मेटल की तरह ट्रीट करना चाहिए, यानी कि इसकी जो जगह है, इसकी जो पोजीशन है वो मेटल के पास होनी चाहिए। लेकिन फिर मेंडलीफ ने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो हमारी हैलोजन्स होती हैं ये हमारी क्या होती हैं, नॉन मेटल्स होती हैं ये। ठीक है, तो ये हमारी नॉन मेटल्स होती हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हाइड्रोजन जो है ये भी हमारी एक डाइएटोमिक मॉलिक्यूल है, जैसे कि हाइड्रोजन को हम कैसे लिख सकते हैं, और हाइड्रोजन हमारी कोवेलेंट कंपाउंड भी बनाती है। और हमें पता है कि जो मेटल है वो कोवेलेंट कंपाउंड नहीं बना सकता, और कोवेलेंट कंपाउंड कौन बना सकता है, नॉन मेटल ही जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड बना सकती है। तो यहाँ पे फिर लुकिंग एट द रिजेम्बलेंस, तो यहाँ पे मेंडलीफ ने देखा कि जो हाइड्रोजन है वो एल्कली, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो मेटल के साथ भी मैच हो रही है, और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो हैलोजन फैमिली के साथ भी मैच हो रही है। यानी कि ये जो है ये मेटल्स हैं और ये जो होती हैं ये नॉन मेटल्स होती हैं। तो मेंडलीफ को ये डिफ़िकल्टी आई कि दे ट्राई टू असाइन ए हाइड्रोजन ए करेक्ट पोजीशन इन द मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, कि वो अपनी पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को करेक्ट पोजीशन नहीं दे पाए। तो ये जो थी उनकी लिमिटेशन थी, नो फिक्स्ड पोजीशन कैन बी गिवन टू हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल, कि वो अपनी पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को एक करेक्ट पोजीशन नहीं दे पाए, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी जो है वो कई बार तो मेटल्स के साथ मैच हो रही है, कई बार नॉन मेटल्स के साथ मैच हो रही है। तो अपनी उसमें वो हाइड्रोजन, यही जो थी मेंडलीफ की एक लिमिटेशन थी पीरियोडिक टेबल में, कि वो अपनी पोजीशन में हाइड्रोजन को एक करेक्ट पोजीशन जो है नहीं दे पाए। और एक और जो इसमें थी कि जो हमारे आइसोटोप्स होते हैं, वो कैसे एटम्स होते हैं। आइसोटोप्स हमारे एक ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, और मास नंबर जो है वो डिफरेंट होता है, और उनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होता है, मास नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन के जो हैं ये 2 आइसोटोप्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे है हमारा क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। तो क्लोरीन के जो हैं ये 2 आइसोटोप्स होते हैं। तो अब उनको ये डिफ़िकल्टी आई, क्योंकि मेंडलीफ ने क्या किया था कि अपने जो एटम्स थे उनको एटॉमिक मासेस के बेसिस पे उन्होंने क्लासीफाई किया था। और यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम हैं, एक जो है एक का मास 35 है और एक का मास 37 है। तो मेंडलीफ को ये प्रॉब्लम आई, तो उन्हें पता नहीं चला कि ये क्लोरीन जो है इनको सेम पोजीशन देनी है या इनको अलग अलग पोजीशन देनी है, क्योंकि दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो तो सेम होती है, लेकिन दोनों का जो एटॉमिक नंबर है वो अलग अलग है। तो ये प्रॉब्लम एक मेंडलीफ को आई थी आइसोटॉप्स के टाइम पे, कि इनके मास तो अलग अलग हैं, लेकिन मास के हिसाब से तो इनको अलग पोजीशन दी जानी चाहिए, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से इनको जो है वो सेम पोजीशन दी जानी चाहिए। तो ये भी अब एक चैलेंज था। आइसोटॉप्स जो थे ये भी मेंडलीफ के लिए एक चैलेंज का काम था, उनको कैसे जो है उनको अराइज किया जाए। और तीसरा जो था तो मेंडलीफ और जो लास्ट प्रॉब्लम थी वो ये थी कि एटॉमिक मासेस डू नॉट इंक्रीज इन ए रेगुलर मैनर इन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट। इसका मतलब it is not possible to predict how many element could be discovered between two elements, especially when we consider the heavier element। यानी कि हमें ये नहीं पता कि जैसे हमने एक एटम का एटॉमिक मास है 2, एक एटम का एटॉमिक मास है
3। तो इसके बीच में बहुत सारे ऐसे एटम्स हो सकते हैं। हो सकता है एक एटम ऐसा आ जाए जिसका एटॉमिक मास 2.1 है, हो सकता है एक ऐसा आ जाए जिसका एटॉमिक मास 2.2 है, हो सकता है एक ऐसा आ जाए जिसका एटॉमिक मास 2.098 है। तो ये चैलेंज था मेंडलीव के लिए कि अगर हम एक एटम से दूसरे एटम की तरफ जा रहे हैं, यानी कि 2 से 3 की तरफ जा रहे हैं, तो हमें ये नहीं पता कि 2 से 3 के बीच में कितने एटम जो हैं डिफरेंट एटॉमिक मास वाले, उनको हम फाइंड आउट कितना उनको हम डिस्कवर कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज के जो वीडियो में हमने देखा, आज का जो टॉपिक था वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें हमने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के बारे में जो डिस्कस किया, तो इसमें हमने देखा यहाँ पे हमने देखा मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल से हमने स्टार्ट किया कि कैसे मेंडलीव ने अपने एक्सपेरिमेंट किए और कैसे उन्होंने केमिकल रिलेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ओवर 63 जो एलिमेंट थे उनके केमिकल रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में, हाइड्रोजन के साथ में, वो सारी कार्ड्स के रूप में उन्होंने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया। सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एटम्स को एक जगह उन्होंने क्लासीफाई किया। तो ये जो था मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है, इस तरीके से हमने इसमें देखा कि कैसे हमने, इसके बाद फिर हमने देखा कि मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है उसकी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, और फिर हमने देखा कि जो मेंडलीव की जो क्लासिफिकेशन थी उसमें क्या क्या उसकी लिमिटेशंस थी। तो ये वाला टॉपिक जो है आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना है, थोरोली स्टडी करना है। और ये जो 4 क्वेश्चंस हैं ये आपका होमवर्क है। ये 4 क्वेश्चंस जो हैं आपको लिख के दिखाने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यूज़ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल टू प्रिडिक्ट द फॉर्मूला फॉर द ऑक्साइड ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का इस्तेमाल करके आपको इन एटम्स के ऑक्साइड्स के बारे में, इन एटम्स के ऑक्साइड्स का फॉर्मूला जो है वो आपको देना है। बिसाइड गैलियम विच एलिमेंट हैव बीन डिस्कवर्ड बाय द मेंडलीव इन पीरियोडिक टेबल। यानी कि गैलियम को छोड़ के बाकी ऐसे 2 एलिमेंट का नाम बताइए जिनकी डिस्कवरी जो है वो बाद में की गई थी। What were the criteria used by the Mendeleev in creating his periodic table? अपनी periodic table को क्लासीफाई करने के लिए मेंडलीव ने कौन सी क्राइटेरिया का इस्तेमाल किया था। और क्वेश्चन नंबर 4 है, Why do you think the noble gases are placed in a separate group? तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो नोबल गैसेज हैं उनको एक अलग ग्रुप में रखा जाना चाहिए। तो ये 4 क्वेश्चंस जो हैं ये आपको करके चेक करवाने हैं। थैंक यू।